नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक पर बात करने वाले हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल। हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल। और हमारे जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि जो लोग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मिल को समझना मतलब बेहद जरूरी है। और उन्हें समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो विरोधाभासों से भरे हैं। एक तरफ तो उन्हें स्वतंत्रता का चैंपियन कहा जाता है, सबसे बड़ा चैंपियन शायद। हाँ, और दूसरी ही तरफ उन्हें एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी भी माना जाता है। बिल्कुल, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जो इंसान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इतना बड़ा हिमायती हो, वो लोकतंत्र को लेकर इतना आशंकित क्यों था? सही। तो आज की चर्चा का मकसद इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम उनके उपयोगितावाद में किए गए संशोधनों को भी देखेंगे और महिलाओं के अधिकारों पर उनके क्रांतिकारी विचारों को भी। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं मिल के जीवन और उस बौद्धिक माहौल से जिसमें वो पले बढ़े। तो जेम्स मिल को बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनके पिता का था, जेम्स मिल, जो खुद एक बड़े दार्शनिक थे और जेरेमी बेंथम के बहुत करीबी सहयोगी भी। बिल्कुल, उन्होंने अपने बेटे पर एक तरह का कह सकते हैं कि बौद्धिक प्रयोग किया। मिल को एक चाइल्ड प्रोडिजी की तरह पाला गया। मतलब छोटी उम्र में ही ग्रीक, लैटिन। हाँ, सोचिए, 3 साल की उम्र में ग्रीक, 8 साल में लैटिन और उसके बाद दर्शन, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, सब कुछ। मकसद सिर्फ एक था, उन्हें बेंथम के उपयोगितावाद का उत्तराधिकारी बनाना। एक परफेक्ट उत्तराधिकारी, एक जीती जागती तर्क की मशीन। लेकिन इस तरह की गहन ट्रेनिंग का एक बहुत नकारात्मक असर भी हुआ। हाँ, 20 साल की उम्र में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो एक बहुत गहरे डिप्रेशन में चले गए। और ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था, है ना? क्योंकि इसी संकट से उबरने में उनकी मदद कविताओं ने की। हाँ, वर्ड्सवर्थ की कविताओं ने, किसी दर्शन ने नहीं बल्कि कविता ने। और यहीं उन्हें ये एहसास हुआ कि सिर्फ तर्क और विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। मतलब भावनाएं, एहसास, ये सब भी इंसान के लिए उतने ही जरूरी हैं। और इसी अनुभव ने उन्हें बेंथम के उपयोगितावाद के उस कठोर ढांचे पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए यहीं से मिल के सबसे प्रसिद्ध विचार पर आते हैं, स्वतंत्रता। उनका निबंध ऑन लिबर्टी तो एक क्लासिक माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। मिल का तर्क था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता मानव गरिमा और सभ्यता की प्रगति के लिए मतलब मौलिक है। उन्होंने स्वतंत्रता को बांटा भी था, राइट? 3 तरह की स्वतंत्रता। जी, पहली थी विचार, मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस पर कोई रोक टोक ना हो, कोई भी नहीं। दूसरी अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता। और तीसरी जो सबसे अहम थी वो थी आत्म साक्षात्कार की स्वतंत्रता, जिसे इंडिविजुअलिटी कहते हैं। मतलब अपनी जिंदगी के साथ प्रयोग करके खुद को गढ़ने की आजादी। एकदम सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए 2 तरह के खतरे बताए। हाँ, एक तो सरकार से, जो हम सब समझते हैं। हाँ। लेकिन दूसरा खतरा क्या था? दूसरा और उनके हिसाब से ज्यादा गंभीर खतरा था समाज से। समाज से? हाँ, जिसे उन्होंने मास सोसाइटी और बहुमत का अत्याचार कहा। उनका मानना था कि समाज आप पर एक जैसा सोचने और व्यवहार करने का दबाव डालता है। मतलब सरकार से ज्यादा खतरा हमें अपने आसपास के लोगों से है। ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। अजीब है, लेकिन गहरी है। सरकार तो कानून बनाकर रोक सकती है, पर समाज का अत्याचार तो आपकी आत्मा को ही गुलाम बना लेता है। वो नए और अनोखे विचारों को पनपने ही नहीं देता। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने हानि सिद्धांत दिया था, राइट? हार्म प्रिंसिपल। बिल्कुल, हार्म प्रिंसिपल। और ये बहुत सरल है। क्या है ये? इसके अनुसार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल देने का सिर्फ एक ही जायज कारण है, दूसरों को नुकसान से बचाना, बस। मतलब उन्होंने कामों को 2 हिस्सों में बांट दिया। हाँ, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग यानी वो काम जिनका असर सिर्फ मुझ पर पड़ता है। हाँ, उसमें समाज या राज्य को कोई दखल नहीं देना चाहिए। और अदर रिगार्डिंग वो जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ उन्हीं कामों को नियंत्रित किया जा सकता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तो उनका तर्क और भी मजबूत है। उन्होंने कहा कि किसी भी विचार को, चाहे वो कितना भी गलत क्यों न लगे, उसे दबाना नहीं चाहिए। कभी नहीं। उन्होंने इसके लिए 3 स्थितियां बताईं। क्या थी वो? पहली, अगर विचार सच है तो उसे दबाने से समाज सच से वंचित रह जाएगा, जैसे कोपरनिकस का विचार। ठीक है। और अगर विचार झूठा हो तो भी उसे सामने आने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठे विचार से टकरा कर ही सच्चे विचार की परख होती है, वरना सच एक डेड डॉगमा, एक खोखला नारा बनकर रह जाएगा। मतलब सच को जिंदा रहने के लिए चुनौती चाहिए। बिल्कुल।
और तीसरी स्थिति ये है कि ज्यादातर विचार आंशिक रूप से ही सच होते हैं। मतलब उनमें कुछ सच्चाई होती है, कुछ नहीं। हाँ, तो अलग अलग विचारों के टकराव से ही पूरा सच सामने आ सकता है। तो यहाँ तक तो मिल स्वतंत्रता के एक बहुत बड़े पैरोकार लगते हैं, लेकिन फिर वही सवाल, उन्हें अनिच्छुक लोकतंत्रवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोकतंत्र के खतरों से बहुत ज्यादा चिंतित थे। किस तरह के खतरे? उन्हें डर था कि लोकतंत्र बहुमत के अत्याचार को ही जन्म देगा, जहां अशिक्षित और अकुशल बहुमत पढ़े लिखे और बौद्धिक अल्पसंख्यक पर हावी हो जाएगा। ओह, तो उन्हें पॉपुलिज्म और मेजॉरिटेरियनिज्म का डर था। एग्जैक्टली। उन्हें लगता था कि भीड़ की चलेगी, गुणवत्ता की नहीं। तो इस समस्या का उन्होंने क्या समाधान सुझाया? उन्होंने कई सुधार सुझाए जो काफी विवादास्पद थे। जैसे कि? एक तो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं। ठीक है। दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ताकि अल्पसंख्यकों को भी बेहतर प्रतिनिधित्व मिले। ये तो ठीक लगते हैं, लेकिन सबसे विवादास्पद तो कुछ और था। हाँ, और वो था बहुल मतदान, प्लूरल वोटिंग। इसका क्या मतलब था? उनका सुझाव था कि जो ज्यादा पढ़े लिखे और बौद्धिक लोग हैं, उन्हें एक से ज्यादा वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एक मिनट, ये तो उनके ही समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। मतलब कुछ लोगों का वोट दूसरों से ज्यादा कीमती होगा। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। लेकिन उनके नजरिए से ये योग्यता को महत्व देना था। कैसे? उनका तर्क था कि जैसे जहाज चलाने के लिए हम कप्तान की राय को ज्यादा वजन देते हैं, वैसे ही देश चलाने के लिए शिक्षित व्यक्ति की राय को ज्यादा वजन मिलना चाहिए। लेकिन इससे तो बुद्धिजीवियों का अत्याचार नहीं हो जाएगा? हो सकता है, और यही मिल के विचारों का वो जटिल हिस्सा है जहां वो एक उदारवादी और एक अभिजात्यवादी के बीच में झूलते हुए नजर आते हैं। चलिए, अब उनके उपयोगितावाद वाले विचार पर आते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि उन्होंने बेंथम के सिद्धांत में बदलाव किए। हाँ, बेंथम का सिद्धांत था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और उनके लिए सारे सुख बराबर थे, सिर्फ उनकी मात्रा में फर्क था। मतलब सुख की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्वांटिटी से। बिल्कुल, लेकिन मिल ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुखों में गुणात्मक अंतर होता है, यानी उच्च और निम्न सुख। हाँ, हायर और लोअर प्लेजर्स। ये उच्च सुख क्या थे उनके लिए? मानसिक और बौद्धिक सुख, जैसे साहित्य पढ़ना, कला का आनंद लेना या कोई वैज्ञानिक खोज करना। और निम्न सुख? शारीरिक या इंद्रिय सुख, जैसे खाना पीना। यहीं पे उनका वो प्रसिद्ध कथन आता है ना? हाँ, एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जिस इंसान ने दोनों तरह के सुखों का अनुभव किया है, वो हमेशा उच्च सुख को ही चुनेगा। एक सुअर अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है, लेकिन वो कभी उन सुखों का अनुभव नहीं कर सकता जो सुकरात को सोचने से मिलते हैं। तो जीवन का मकसद सिर्फ खुश रहना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। एकदम। और अब उनके एक और क्रांतिकारी विचार पर आते हैं, महिलाओं के अधिकार। 19वीं सदी के हिसाब से तो उनके विचार बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं की जो अधीनता है, वो सिर्फ शारीरिक बल की एक ऐतिहासिक विरासत है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं है। ये बस एक परंपरा है जो समाज ने महिलाओं पर थोप दी है। हाँ, शिक्षा और समाजीकरण के माध्यम से। उन्होंने तो विवाह संस्था की भी बहुत तीखी आलोचना की। उसे उन्होंने क्या कहा था? उस समय के विक्टोरियन इंग्लैंड में विवाह को उन्होंने महिलाओं के लिए एक तरह की कानूनी गुलामी बताया था। कानूनी गुलामी? हाँ, जहां महिलाओं को न संपत्ति का अधिकार था, न बच्चों की कस्टडी का, न ही उनकी कोई अपनी कानूनी पहचान थी। तो उन्होंने क्या समाधान सुझाया? पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता। किस किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। मताधिकार यानी वोटिंग राइट्स, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, और विवाह के अंदर समान कानूनी अधिकार। उनका मानना था कि विवाह दोस्ती और साझेदारी पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि बाद में नारीवादी विचारकों ने उनकी आलोचना भी की। किस आधार पर? उनका मानना था कि मिल ने महिलाओं को घर और परिवार के प्रबंधन की भूमिका से मुक्त करने की बात नहीं की। उनके विचार ज्यादातर मध्यम वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित थे। तो कुल मिलाकर जे.एस. मिल के एक बहुत ही जटिल विचारक थे। एक तरफ स्वतंत्रता के सबसे बड़े पैरोकार, तो दूसरी ओर लोकतंत्र के खतरों से समाज को बचाने वाले। उन्होंने उपयोगितावाद को एक नैतिक गहराई दी और महिलाओं की समानता के लिए एक मजबूत नींव रखी।
उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है ना। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, ये उनके विचारों से पता चलता है। शायद आज उनकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि ये संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौतीपूर्ण है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के इस सोशल मीडिया के युग में, जहां मास सोसाइटी का दबाव और बहुमत का अत्याचार हर रोज नए नए रूपों में सामने आ रहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।